सभी हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। और उसमें बच्चों क्या है, हम एक कांच की प्लेट ले रहे हैं जिसकी एक किरण के मार्ग में यहाँ पे रख देंगे, ठीक। और इसकी मोटाई है टी। इस प्लेट का अपर्तनांक ले लेते हैं एन है। अब यहाँ समझिए, इस चित्र को समझने की कोशिश करिए पूरा बच्चों। इसमें क्या है, हमने एक रेखा, हम यहाँ पे हमारा एक रेखा छिद्र है एस। तो एक बड़ी ये प्रकाश से प्रकाशित है। इसकी जो प्रकाश यहाँ से आएगा उसकी तरंग दैर्घ्य हमने लैम्डा ले रखी, कितनी है? लैम्डा। इसके सामने दो रेखा छिद्र S1 S2 हैं। इनके बीच की दूरी हमारी रहेगी d, स्मॉल d। यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो पर्दे के बिंदु P पर मिलेंगी, जो पर्दा है d दूरी पर स्थित है। अब समझिए बच्चों, यहाँ इस जो S1 से एक प्रकाश किरण चली, इसके मार्ग में हमने रख दी है कांच की प्लेट। अब मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल है वो v है और वायु में कितनी है? c है। तो प्रकाश किरण को S1 से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो हम लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि प्रकाश किरण को S1 से P तक पहुंचने में लगा समय क्या निकल के आएगा? यहां से देखते हैं बेटा। तो समय t बराबर जो निकल के आएगा कांच में और प्लस वायु में, है ना। तो ये जो समय लगेगा वायु में लगा समय और प्लस किसके बराबर होगा? कांच में लगा समय के बराबर, कांच में लगा समय, राइट। तो बच्चों यहां समझने की कोशिश करिए t बराबर। तो यहां से चीजों क्या होंगी बच्चों, यहां पे समझने की कोशिश करिए। तो हमारा यहां से निकल के आएगा t बराबर, यहां से हो जाएगा वायु में जो समय लगेगा वो हमारा क्या होगा? वायु में बच्चों समय निकल के आता है। वायु में दूरी पहले देखते हैं कितनी चली इसने। देखो S1 से P तक गया टोटल, उसमें से t केवल कांच में चला, तो वायु में चला होगा S1 P माइनस का कितना हो गया? t। मतलब इसमें से कांच में जो चला वो हमने घटा दिया। तो वायु में इतनी दूरी चला। अब वायु में चाल क्या है इसकी? वायु में चाल बच्चों इसकी कितनी होती है? c। तो बटे में कर दिया c प्लस कांच में समय बच्चों कितना लगेगा? तो कांच में चली गई दूरी बटा इसमें कांच की चाल। तो कांच में स्मॉल t दूरी चला, तो दूरी और बटा चाल। आई होप आपको चीजें यहां तक बच्चों समझ में आ रही होंगी। तो ये अब देखिए इतना हो गया हमारा। लेकिन एक बात हम लोग बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? आप भी जानते होंगे, आपने देखा होगा एक सूत्र होता है बेटा। देखिए ये वाला सूत्र होता है n बराबर c बटा v। यानी किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है अपना प्रकाश की जो निर्वात में चाल और बटा माध्यम में चाल। तो यहाँ से हम लोग b का मान निकालेंगे बेटा। तो v बराबर क्या मिलेगा? b यहाँ जाएगा n इसके बटे में चलेगा, b बराबर हो जाएगा c बटा n। तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो चलते हैं, रखते हैं यहाँ पे मान इसका। तो t बराबर हो जाएगा S1P माइनस का t और वटा में आ जाएगा बच्चों c का मान। c तो यहाँ पे है ही हमारा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। b का वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो t बटा v का मान रखते हैं। v का मान क्या है? c बटा n। तो c बटे में कौन आएगा? n। अब ये n ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो t बराबर हो जाएगा S1P माइनस t बटा c प्लस ये ऊपर जाएगा तो n t बटा c। अब यहाँ से c हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो t बराबर 1/c S1P माइनस का t और प्लस का बचेगा, क्या बचेगा? n t। इतना आप समझिए। तो हमारा ये समय निकल के आया कि जो प्रकाश किरण है यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना समय लगेगा। बच्चों अगर ये प्रकाश किरण हमारी वायु में चलती, किस में चलती? वायु में चलती, मतलब इसके रास्ते में कांच नहीं पड़ता, ये कांच नहीं आता, तो ये कितनी डिस्टेंस तय कर लेती उसे हम लोग यहाँ पे पता करते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग। तो क्या पता करते हैं हम लोग? इस प्रकाश किरण को यानी कि वायु के समतुल्य चली गई दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण द्वारा
कैपिटल टी समय में वायु के समतुल्य चली गई दूरी कितनी निकल के आएगी, यहां समझिए बच्चों। तो वायु के समतुल्य मतलब यहां से यहां तक जाने, बच्चों बात को समझने की कोशिश करो आप। यहां से यहां तक जाने में उसे कितना समय लगा है, कैपिटल टी लगा है। कब लगा है ये बच्चों, यहां गई वायु में, फिर कांच में गई, फिर वायु में गई, तो इसे मीडियम चेंज करना पड़ा। अगर ये लगातार वायु में ही जाती तो इतने समय में कितनी दूरी तय कर लेती, वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझिए। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो वायु में चाल होती है कितनी, आपको जानकारी होगी, वायु में होती है चाल c और समय कितना है कैपिटल T। अब इसका c का जो मान है वो यहाँ पे t का, किसका, t का मान उठा के यहाँ पे पटक देते हैं। तो यहाँ से दूरी निकल के आएगी बेटा c इंटू कैपिटल T का मान क्या है 1/c, फिर इसके बाद S1P माइनस टी प्लस NT। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा S1P माइनस टी प्लस NT। तो यानी कि बच्चों जो प्रकाश किरण है जो S1 से चली उसने इतनी दूरी तय की है, कितनी दूरी तय की S1P माइनस टी प्लस NT। और जो दूसरी प्रकाश किरण चली है इसने कितनी दूरी तय की, यहाँ सीधी चलेगी क्योंकि इसके मार्ग में कोई बाधा ही नहीं थी बिल्कुल, तो S2P चल के गई है। यानी कि दूसरी प्रकाश किरण यानी कि S2 से चलने वाली प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी बच्चों कितनी है, इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो इसने S2P डिस्टेंस तय की, S2P इसकी होगी डिस्टेंस। और जबकि जो यहाँ से S1 से चली है उसकी ये डिस्टेंस हो गई। तो अब दोनों के रास्तों का अंतर निकालेंगे, दोनों के रास्तों का अंतर, रास्ते के अंतर को कहते हैं पथांतर। क्या निकलेगा बच्चों, पथांतर। तब यहां से निकलेगा पथांतर, क्या निकलेगा बच्चों, पथांतर। पथांतर इनका क्या होगा, इसमें से इसे घटा देते हैं हम लोग तो निकल के आ जाएगा इसका पथांतर। तो पथांतर हो जाएगा S2P माइनस इसे घटा दो तो क्या मिलेगा S1P ब्रैकेट यहाँ पे लगाओ बच्चों, माइनस का T प्लस NT, ब्रैकेट लगना तो चिन्ह निशान इसका बदल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, ध्यान से समझिए, पथांतर मिलेगा बच्चों। तो पथांतर हो जाएगा, देखिए S2P माइनस S1P माइनस माइनस प्लस का T और माइनस का हो जाएगा NT। तो ये हो गया है पथांतर, ये बच्चों क्या हो गया, पथांतर हो गया। थोड़ा और अभी हम लोग विचार करते हैं बच्चों, ये तो क्या हो गया अपना पथांतर, इसे याद रखिए। अब हम इसे कोई नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब समझिए बात को बच्चों, यहाँ पे कहानी क्या होगी, यहाँ ये है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा समझिए, जब कांच की प्लेट नहीं रखी थी तो उस समय इसका जो वैल्यू था वो क्या था, जब कांच की प्लेट नहीं रखते हैं तो S2P माइनस S1P, S2P देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक है और S1P यहाँ से यहाँ तक, तो इनका जो डिफरेंस था उसका वैल्यू हमने निकाला था। जब कांच की प्लेट नहीं रखते हैं तो इसका मान क्या होता है हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यही तो अंतर होगा इसका, ये क्या होगा S2N के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, S2N के। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं S2N। तो पथांतर बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक S1P यहाँ S2N, तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा तो J निकलेगा ना, क्या निकलेगा S2N। तो यहाँ लिख देते हैं S2N प्लस T माइनस NT, ठीक है। तो इसे आप समझने की कोशिश करिए। अब हम बात करेंगे आगे की ओर, इसका वैल्यू बच्चों डायरेक्ट होता है लेकिन हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। वैसे इसका मान पिछले वीडियो में हम निकाल चुके हैं S2N का, फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझिए आप।
तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि ये वाला त्रिभुज ले S1 एन S2, S1 एन S2 में, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, ये देखिए थीटा के सामने का लंब हो गया, ये हमारा करण हो गया, तो S2n बटा करण यानी कि लंब बटा करण, करण है S1 S2। और देखो बच्चों S2n हमारे पास है नहीं, इसका ऐसे ही छोड़ देते हैं, S1 S2 का मान कितना है, स्मॉल डी है। और याद रखिए बच्चों यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो इस स्थिति में साइन हट जाएगा हमारा, तो यहाँ से मिलेगा S2n बटा डी, ये थीटा के बराबर हो गया। अब इसे डाल दीजिए अगला समीकरण, इसे नाम दे दीजिए 2। और थोड़ा समझिए बच्चों, इस त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AOP में, AOP में, तो यहाँ से बेटा आपको मिलेगा tan थीटा बराबर लंब बटा, देखिए AOP दिया है ना डॉट डॉट करके, ये वाला ट्रायंगल आप समझिए बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसका है OP और बच्चों आधार इसका है AO, तो OP का वैल्यू x है और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d है। इस केस में यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो यहाँ थीटा हट जाएगा यहाँ से, यदि थीटा बहुत छोटा है, कैसा है ना, छोटा है, तो इसे हम लोग हटा देंगे, तो थीटा बराबर मिल जाएगा x/d। ये हो गया अपना समीकरण 3। अब यहाँ पे बच्चों बात को समझने की कोशिश करिए, क्या समझिए बच्चों, यहाँ से देखिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब हमारा हो जाएगा समीकरण 2/3 किससे, 3 से, 2/3 से, तो हमें मिल जाएगा S2n बटा d बराबर x बटा d, तो यहाँ से S2n का वैल्यू निकलेगा x d बटा d, और यही वैल्यू उठा के हम लोग बच्चों यहाँ रखेंगे, इसे हटा दो समीकरण, इसे नाम दे दो, यही वैल्यू उठा के हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग इधर साफ कर देते हैं बेटा, अभी हम लोग इसका मान उठा के कहाँ पटक देते हैं, समीकरण 1 में, तो S तब यहाँ पे समीकरण किससे, तो अब हम लोग इसका मान उठा के रख देते हैं समीकरण 1 में, तो रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, तब मिल जाएगा पथांतर बराबर, पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, S2n का मान बच्चों क्या है, x d बटा कैपिटल D प्लस, और ये देखिए बच्चों क्या है हमारे पास, t माइनस एन टी, तो पथांतर बराबर हो गया अपना x d बटा कैपिटल D प्लस, अब यहाँ से हम लोग t कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कॉमन, t, तो 1 माइनस एन इंटू टी, तो ये हो गया बच्चों अपना पथांतर। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिए आप, इसे हम हटा दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दीप्त फिर अदीप्त की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे पथांतर हमारा फाइनली निकल के ये आ गया, ये कौन निकल के आ गया बच्चों, पथांतर निकल के आ गया दोनों प्रकाश किरणों के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 1 दीप्त फिरंज के लिए, किसके लिए, दीप्त फिरंज के लिए, तो हम बात करेंगे दीप्त फिरंज के लिए। दीप्त फिरंज के लिए बच्चों क्या होता है, इस स्थिति में जो पथांतर होगा वो कितना होगा, ऐसी कंडीशन में बच्चों दीप्त के लिए जो पथांतर होता है वो एम लैम्डा यानी कि पूर्ण तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। तो एम भी दीप्त फिरंज के लिए, तो एम हो गया 1, तो एम का जो वैल्यू होता है 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब जो जितनी भी फिरंज हमें जो वैल्यू चाहिए उसी के लिए एम का मान उतना रखते हैं, चौथी के लिए 4, एम के लिए एम भी 10 के लिए 10, जो भी है वैसे रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसे रखते हैं उठा के हम लोग, यहाँ से रखिए बच्चों, तो एक्स डी बटा कैपिटल डी प्लस 1 माइनस एन इंटू टी बराबर क्या हो गया हमारा एम लैम्डा। यहाँ से बच्चों एक्स का वैल्यू निकालना होगा, एक्स का मान निकालेंगे तो इसे उधर भेजेंगे हम लोग, कैसे भेजेंगे, भेजो उधर बच्चों, तो एक्स डी बटा कैपिटल डी, तो इसे पूरा टर्म उधर भेज देते हैं, तो एम लैम्डा माइनस 1 माइनस एन इंटू टी, है ना।
तो एक्स डी बटा कैपिटल, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस जब कॉमन निकालेंगे प्लस हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो एन माइनस वन इंटू टी। अब जो डी है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये वाला डी नीचे आ जाएगा, इसे ब्रैकेट लगा लो बड़ा सा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स बराबर कैपिटल डी बटा स्मॉल डी एम लेमडा प्लस एन माइनस वन इंटू टी। मल्टीप्लाई मारो तो एक्स बराबर एम डी लेमडा अपून डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी टी बटा डी। इस तरीके से बच्चों हमारा ये हो जाएगा एम बी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए सूत्र। ये है एम वी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और बच्चों देखिए, ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो हमारी एम बी दीप्त फ्रिंज की दूरी थी ये थी, कितनी थी, एम डी लेमडा अपॉन डी, और इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आया है इतना एन माइनस वन डी टी बटा स्मॉल डी। इतना ही बच्चों फ्रिंज विस्थापित हो गई है। तो फ्रिंज विस्थापित की हुई है उसका हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। फ्रिंज में कितना विस्थापन हुआ है, फ्रिंज का जो विस्थापन हुआ है बेटा वो कितना हुआ है, ये हुई है फ्रिंज एन माइनस वन डी टी बटा स्मॉल डी। ठीक है, तो इतना फ्रिंज विस्थापित हो गई है कांच की प्लेट रखने के कारण, और फ्रिंज की दूरी के लिए ये तो सूत्र आपका है ही। अब हम बात करेंगे अदीप्त फ्रिंज की। किसकी बात करेंगे, अदीप्त की। ठीक है, तो इधर हम लोग देखते हैं इसे, चलिए हटा देते हैं इसे। अब हम देखो बच्चों बात करेंगे अदीप्त की। तो अदीप्त में क्या होगा बच्चों, अदीप्त के केस में जो हमारी पथांतर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अदीप्त के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो इस स्थिति में बच्चों क्या होता है, जो पथांतर होता है, पथांतर अर्ध तरंग दैर्घ्य का विषम गुणक होता है, जो मतलब आधी तरंग दैर्घ्य होती है उसका विषम, और विषम संख्या को क्या लिखते हैं, एम माइनस वन, सॉरी 2m-1 लिखते हैं विषम के लिए। ठीक है, और m का वैल्यू यहाँ पे वही होगा आपका 1 2 3 डॉट डॉट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और इसका वैल्यू बच्चों पथांतर का क्या था, ये पूरा जो पथांतरित है ये इसके बराबर रख देंगे हम लोग इसे। तो रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, क्या मिलेगा, एक्स डी बटा कैपिटल डी प्लस वन माइनस एन इंटू टी बराबर 2m-1 लेमडा अपॉन 2। सही है, ये पूरा हिस्सा उठा के उधर ले जाइए वैसे ही। तो एक्स डी बटा डी बराबर मिल जाएगा 2m-1 लेमडा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस एन इंटू टी। अब क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स डी अपॉन डी बराबर 2m-1 लेमडा अपॉन 2 प्लस n-1, यहाँ से बाहर कर लिया n-1 इंटू टी। अब इसे करेंगे हम लोग सॉल्व। यहाँ से बच्चों वैसे करिए, आप ब्रैकेट मार लीजिए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लिया हमने। अब क्या जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स डी का मान। तो एक्स का मान निकालते हैं, डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, 2m-1 लेमडा अपॉन 2 प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर मिल जाएगा 2m-1 डी लेमडा अपॉन 2d प्लस n-1 डी टी अपॉन डी। तो ये निकल के आया बच्चों हमारे लिए किसका, अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र है। ये है अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से
फ्रिंज से दूरी का सूत्र है। और इसमें भी बेटा विस्थापन देखिए दोनों का सेम आया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो उसमें आपको पता लगता है कि ये हमारा IMB अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी थी केंद्रीय फ्रिंज से इतनी थी 2m-1 d लैम्डा अपॉन 2d। एक्स्ट्रा टर्म ये आया है n-1 dt अपॉन d, इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म यही आया। तो बच्चों फ्रिंज का विस्थापन इतना ही हुआ है, चाहे वो अदीप्त हो या फिर चाहे दीप्त हो, सारी फ्रिंजें n-1 dt अपॉन d से विस्थापित हो जाती हैं। टी क्या रहती है? अपनी कांच की मोटाई जो होती प्लेट की, वो n इसका अपर्तनांक है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र यहां से निकालेंगे। तो देखिए बच्चों फ्रिंज चौड़ाई हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग निकालते बच्चों फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसे हमने हटा दिया। तो फ्रिंज चौड़ाई की बात कर लेते हैं। अब फ्रिंज चौड़ाई में क्या फर्क पड़ता है उसे देख लेते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बच्चों W बराबर जो निकल के आएगा हमारा, तो यहां से W बराबर होता है xm+1 माइनस xm। मतलब ये होता है कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के जो बीच की दूरी होती है उसे बोलते हैं बच्चों फ्रिंज चौड़ाई। अब जैसे हमने क्या किया, ये हमारा ये वाला हमने बेकार यहाँ से बिगाड़ दिया है, उसके लिए निकाल लेते, उससे ज़्यादा बेहतर रहता। फार्मूला आपको याद होगा, वहाँ क्या था, IM d लैम्डा अपॉन 2d था, केवल d था ना, यहाँ लिख देते हैं बच्चों। तो ये था हमारे लिए xm बराबर क्या था, IM d लैम्डा अपॉन d प्लस n-1 इंटू ये हिस्सा यही था, ऐसे था ना। तो चाहे तो देखो बच्चों ये हमारी जो है क्या है, ये जो हमारी है दीप्त फ्रिंज की IMB दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, और ये हमारी है IMB अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है। अब फ्रिंज चौड़ाई हमें निकालनी, या तो आप इससे निकाल लें या इससे निकाल लें, आंसर यहाँ भी बराबर ही आएगा। मतलब फ्रिंज चौड़ाई यहाँ से xm+1 का वैल्यू रखें, xm का तो है ही हमारे पास, रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता हमें। तो W बराबर xm+1 मतलब m की जगह m+1 डाल दो, m+1 d लैम्डा अपॉन d प्लस ये पूरा d रहेगा, इधर तो कुछ होना नहीं है, dt बटा d। अब इसमें से माइनस करना ये पूरा हिस्सा, तो ये माइनस कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट मार दो बच्चों। माइनस जब करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, m d लैम्डा अपॉन d प्लस n-1 dt बटा d, ऐसी पूरा होगा। अब ये माइनस आएगा तो निशान उसके बदल जाएंगे। तो W बराबर m+1 d लैम्डा अपॉन d प्लस n-1 dt बटा d माइनस m d लैम्डा अपॉन d माइनस n-1 dt बटा d। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो W बराबर m+1 d लैम्डा अपॉन d माइनस m d लैम्डा अपॉन d। अब यहाँ से बच्चों कॉमन निकाल लीजिए, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा, या तो मिल जाएगा W बराबर m+1 और इधर बच्चा m, बाहर कौन आ गया, d लैम्डा अपॉन d आ गया बाहर। तो ये जब ब्रैकेट हटेगा यहाँ से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, उसे हटा देते हैं, m से m आपका कैंसिल हो गया। तो W बराबर d लैम्डा अपॉन d हो गया। ये हो गई फ्रिंज चौड़ाई, ये कौन हो गई, फ्रिंज चौड़ाई हो गई। ठीक है, कुल मिला के ये फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र निकल आया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।